नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में। जेंडर इक्वलिटी का मतलब लैंगिक समानता के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हम भूलते चले जा रहे हैं। दोस्तों, एक रोचक तथ्य ये है कि दुनिया भर में कम से कम 117 मिलियन लड़कियां एबॉर्शन के कारण या फिर सेक्स आइडेंटिफिकेशन के कारण मार दी जाती हैं। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा दोस्तों महिला शिशु हत्या पर किए गए एक वैश्विक अध्ययन में दिल्ली स्थित एक एनजीओ जो कि मानव अधिकार के लिए समर्पित है, उन्होंने यहाँ पता लगाया कि जो बेटे की जो प्राथमिकता है कई देशों में कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रमुख कारण है और ये सबको भली भांति ज्ञात है और सब लोग जानते भी हैं। अब बात आती है दोस्तों, हम इस टॉपिक पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि विश्व या दक्षिण एशिया में दहेज प्रथा जो बेटियों को एक अनैतिक आर्थिक बोझ बनाती है। दोस्तों, आर्थिक बोझ का मतलब यदि हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं या उसको हम पाल नहीं सकते हैं तो वो हमारे लिए आर्थिक बोझ होता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट के अनुसार लाखों बच्चों की मृत्यु हो जाती है अबॉर्शन के कारण या फिर इलीगल अबॉर्शन के कारण, जिनको मार दिया जाता है। इन चीजों को रोकने के लिए भारत ने अधिनियम सन 1994 पर एक कानून लाई। इस कानून के अनुसार इस पर रोकथाम थी। अब देखिए, हर गुनाह या फिर हर क्राइम के पीछे कुछ ना कुछ धार्मिक मूल्य भी होता है। धार्मिक मूल्य या फिर आप उसे कह सकते कि अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है? जैसे हम अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारत में क्या है, ये एक पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि इसमें मेल्स को आगे कराया जाता है। मेल्स को सपोर्ट किया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, परंतु लड़कियों को नहीं किया जाता। यही कारण है कि जो जेंडर इक्वालिटी है यानी कि ये पीछे हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वो 1000 पे 945 था। सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 945 से घटकर 914 हो गई। अब बात आती है कि हम इस पर बात क्यों नहीं करते, हम इसको बोलते क्यों है। बात इस बात की है, हम इसको इसलिए बोलते क्योंकि हमें इन मुद्दों में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। हम उन मुद्दों की तरफ आकर्षित होते हैं जो यूजलेस होते हैं। दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, कई ऐसे और देश हैं जहां पर जो लड़कों को प्राथमिकता अधिक दी जाती है लड़कियों के मुकाबले। चाइना, नेपाल ऐसे कंट्रीज में गिने जाते हैं। चाइना में एक बच्चा नीति यानी कि सिर्फ एक लड़के को आप जन्म दे सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत मात्रा में अधिक जनसंख्या हो गई। पर इसी कारण का इसका परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम ये हुआ कि वहां पर जो जेंडर इक्वलिटी थी वो डिसबैलेंस हो गई। फिर बाद में चाइना ने इस पर रोक लगा दी। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में एक सर्वे किया गया, वहां पर एक एनजीओ था जिन्होंने सर्वे किया गया कि 81% जो महिलाएं हैं उनकी पहली संतान तो बेटी थी पर वो बेटियों को पसंद करती थी। एक स्टडी में पाया गया कि जो अबॉर्शन होता है वो इलीगली कराया जाता है। ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो अबॉर्शन को इलीगली कराते हैं और कई जगह मिसकैरेज जो होते हैं वो लापरवाही के कारण होते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी कंट्री की, हमारे भारत देश की। आखिर भारत जैसा देश, जो महान देश हमारा है, वो क्या कोशिशें कर रहा है। कोशिशें हमारे देश ने बहुत की और इस पर बहुत सारे कानून भी लाए गए। भारत में दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक कन्या भ्रूण हत्याएं होती है, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु में महिला बच्चों की संख्या सन 2001 में 78.83 मिलियन हो गई थी। इस दौरान जो सेक्स रेशियो था 0 से 6 वर्ष में 945 से घटकर दोस्तों 914 हो गई। यहाँ पर ज्यादातर इसी की वजह से महिलाओं में जो इलीगल या फिर आप कह सकते हैं जो एबॉर्शंस होते हैं वो बहुत ही लापरवाही के साथ कई बार होते हैं, या फिर हाफ अबॉर्शन यानी कि अधूरा गर्भपात होता है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनकी बॉडी में बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे उनको बहुत बड़े उनके हेल्थ में एक चोट पहुंचती है। दोस्तों,
सन 1984 में PND यानी कि सेक्स जेंडर आइडेंटिफिकेशन के मुद्दे को कम करने के लिए भारत में प्रेगनेंसी अधिनियम भी बनाया गया, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उन्होंने जब ये बनाया ताकि इसलिए ये योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि इस पर रोकथाम लग सके। दोस्तों, अधिनियम सन 2002 में संशोधित MTP अधिनियम में यहाँ बताया गया है कि आप अबॉर्शन तभी करवा सकते हो जब वो 20 सप्ताह या इससे कम हो, परंतु उस स्थिति में यदि आपके साथ कोई क्राइम घटित हुआ हो या फिर कई अन्य कारण से हुआ हो जिससे आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ कानूनी तौर पर इस अधिनियम को लागू किया गया ताकि अबॉर्शन या फिर इन चीजों को रोका जा सके। लेकिन फिर भी इस चीज को कई लोगों ने सिरे से नकार दिया और इन चीजों को अनसुना कर दिया। कई लोग परिवार नियोजन के कारण अबॉर्शन का सहारा लेते हैं, जो कि इलीगली अपराध है। उन लोगों को जो दूसरी चीजों का इस्तेमाल है जिससे ये रोका जा सकता है, उनको करना चाहिए, जिससे इस चीज को बेहतर तरीके से हम अपना सकते हैं। अब देखिए, कभी कभार जो प्रेगनेंसी की जो कंटिन्यूअसली जो निरंतरता होती है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी ज्यादा हो जाए तो अबॉर्शन करना असंभव हो सकता है। तो इस तरीके से हमें अपने आपका, अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखना है, इसके प्रति जागरूक हो गए। दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी स्वीकार किया कि जो अवैध गर्भपात यानी कि इलीगल जो अबॉर्शन होता है वो लीगल अबॉर्शन के मामले में कई गुना होता है और इसके लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। जनसंख्या अनुसंधान के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी सन 2000 और 2014 के बीच कम से कम 12,77,000 सेक्स आइडेंटिफिकेशन अबॉर्शन हुए। ये प्रतिदिन औसत से भी कम था, मतलब बहुत ज्यादा था। कहने का मतलब ये है। अब सोचिए, जिस देश में, इतने बड़े देश में इस तरह की जो क्रूरतापूर्ण हरकतें हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा एक मूल कर्तव्य है कि हम लोगों को जागरूक कराएं, लोगों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में समझाएं, उनसे कहे कि जेंडर इक्वलिटी, लड़के और लड़कियों में कोई असमानता या समानता ये उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाए। दोस्तों, कभी कभार एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिक आहार की वजह से भी अबॉर्शन या फिर सारी चीजें हो जाती है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाती है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, आर्टिकल 15 में दोस्तों यही कहा गया है कि आप किसी भी समाज में उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी अपराध है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें अपने डॉटर को सेव करना है, अपने मदर को सेव करना है और अपने ग्रैंड मदर को सेव करना है, क्योंकि ये सभी है एक लड़कियां, तो इस तरह से हम लोगों में जागरूक फैला सकते हैं, लोगों के प्रति अवेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।